चैलेंजेस दरपेश हैं। इन्हीं में से एक जम्मू कश्मीर कैबिनेट या फिर वजारत के कलमदान को लेकर के उमर अब्दुल्ला के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इससे कुछ पार्टी लीडरान खुश होंगे और कुछ लीडरान में नाराजगी जरूर हो सकती है। इस कड़ी में पहले 5 वजारत की तकसीम पर पार्टी लीडरान के बीच में बातचीत जारी है और इससे कई लीडरान में शदीद नाराजगी भी देखी जा रही है। इससे कांग्रेस में भी नाराजगी की खबर है। इस दौरान नई सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स असलम वानी को उमर अब्दुल्ला का सलाहकार मुकर्रर किया है। और वजारत के चैलेंज को लेकर के हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर भट्ट ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कम जनादेश को लेकर के क्या कुछ कहा। न खुदाई मिला न विसाले सनम। अब हम कहते हैं कि हम पिट गए हैं। लोगों ने क्यों किए? जो लीडर हम कैंपेन कर रहे थे, जो लीडर बन के आए हैं जम्मू में, जो अपने आप को बड़े तुरम खान समझ रहे थे, वो खुद पिट गए। वो क्या जिताते उधर? शुक्र करो कि कश्मीर के लोगों ने नामत से हमने 5 सीटें निकाले। 75% सीटें हमने हासिल की है। अगर हम 20 पर यहाँ लड़ते होते, हम 15 सीटें निकालते थे। और गलत डिसीजन था जो यहाँ के इनके हाथ में लगाम दी गई है। उनके घोड़े को लगा के फेंक दिया, दरिया बुर्द किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सही में आकलन करना ज़रूरी है, न सिर्फ इस हुकूमत के चैलेंजेस के लिए बल्कि जो हुकूमत बनी है अलायंस की, उसमें कितनी मजबूती है, कितनी दरारें हैं और किस तरह की अंदरूनी तौर पे खिचड़ी पक रही है। फिलहाल हमारे साथ कई मेहमान हैं। गुलाम हसन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी लीडर गुलाम हसन साहब। गुलाम साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा मैं सीधे। और सबसे पहले ये जो हुकूमत बनी है, आपको एक अवाम ने, हालांकि आप इस मरतबा जीत नहीं पाए उस हिसाब से, लेकिन फिर भी अवाम ने एक बड़ा मैंडेट दिया और कहीं ना कहीं आप एक मजबूत अपोजिशन के रूप में खड़े हैं। तो क्या लगता है कि अब ये जो 5 साल का अरसा होगा, दौरानिया होगा, कैसा नजर आने वाला है? जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से सलाम। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये अभी हुकूमत बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इसमें बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियां होने वाली हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो कोalition इनकी चल रही है, जैसे कि आपने अभी कहा है कि बहुत सारे मेंबरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर कांग्रेस के जो भी कोalition में है, वो सब नाराज है। क्योंकि हर एक चाहता है कि वो अपने इलाके में वो अच्छा से अच्छा काम करे, अच्छा प्रदर्शन करे। और उन लोगों ने दिया है खाली इसलिए ताकि जो उनकी दिक्कतें हैं, उनकी जो समस्याएं है अभी, और वो दूर हो जाए। और इसीलिए सभी जो MLAs हैं या जो भी इनके ऐसे इस अलायंस जो है, तो वो भी अपनी अपनी जगह वो भी कंसर्न है अपनी आवाम के लिए, और वो चाहेंगे कि हमें कोई अच्छा सा बर्थ मिले ताकि वो भी अच्छे से अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग हैं, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उनको, और अच्छे मार्जिन से मुझे लगता है कि सभी जो इलेक्टेड हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं इस हुकूमत में। तो उमर साहब को बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि उनकी हुकूमत चल पाए, वरना तो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। जो मेरी पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है उनके लिए बहुत। हसन साहब, बीच में हमने जो बड़े लीडरान हैं आपके, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी के डेवलपमेंट कार्य को और उनके जो तरीक़ेकार हैं उस पर अगर चलेंगे तो यकीनन जम्मू कश्मीर का बड़ा फायदा होगा। क्या बीजेपी ये साफ तौर पे कहना चाहती है कि आपको उसी धर्रे पे चलना पड़ेगा जिस पे हम चाहते हैं, वरना शायद यहाँ की डेवलपमेंट कार्य उस हिसाब से नहीं चल पाए जिस हिसाब से इन्होंने लोगों से वादे किया? ऑब्वियसली सर, ये तो साफ जाहिर होता है कि आपने देखा होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में इन दिनों। जो हमारी जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो रही, तो कितना कुछ हुआ है, कितनी चेंजेस हुई है। और मुझे लगता है कि जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो इनके बहुत सारे अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं पार्टी में, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है इस पार्टी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब के लिए। तो उसको ये सब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी ताकि जो इन मसाइल पे वो टेक ओवर कर सके।
बिल्कुल, सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और काफ़ी गहराई से सियासत की पकड़ और समझ है इनकी। काज़मी साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं और आपसे सीधे तौर पे मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह की सिनेरियो सिचुएशन बन रही है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस बाकी सभी के सभी जो मैनिफेस्टो में उन्होंने वादे किए हैं लोगों से, क्या वो वादे करके फंस चुकी है? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसके पास 29 MLAs हैं और सेंट्रल की गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ इनके वादे हैं जो कि उतनी ज्यादा पावरफुली वो हल नहीं कर पाएंगे। तो ढेर सारे चैलेंजेस, उसके बीच में आपको क्या लगता है कि अलायंस फंस चुका है ये सारे वादे और मैनिफेस्टो पेश करके आवाम को? देखिए, कोई अलायंस नहीं फंस चुका है। पहली बात तो ये है कि जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, और फिर बाकी जो छोटी मोटी जमातें उनका मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, और फाइनली अमित शाह साहब ने बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज किया जम्मू में। और ये तकरीबन जितने भी मैनिफेस्टोज हैं ये सब मिलते जुलते मैनिफेस्टोज हैं, एक दूसरे को देख के मैनिफेस्टोज बनाए गए थे। और पहली बार जम्मू कश्मीर में सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पानी, बिजली और जॉब्स और ये सब चीजों का जिक्र अपने मैनिफेस्टोज में किया है, जो बड़ा एक चेंज मैनिफेस्टोस थे पिछले 30-40 साल की पॉलिटिक्स में जो जम्मू कश्मीर की इलेक्शंस में मैंने देखा है, जो मेरा अपना नजरिया है। दूसरी बात यह है कि पानी बिजली का जिक्र तो बीजेपी ने भी किया है। स्टेटहुड रिस्टोर करने का वादा जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया है, अमित शाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पार्लियामेंट में किया है, और अभी भी वो कहते हैं कि बिल्कुल कल का जो ट्वीट है वो बड़ा इंकरेजिंग ट्वीट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, कि हमारी पूरी पैकेज रहेगी उमर लेड गवर्नमेंट को जम्मू एंड कश्मीर में। जिस तरह का पीस इनिशिएटिव पिछले 10 सालों में जो पीस पे इन्वेस्टमेंट की है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही नहीं है, जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया वॉच करती है। जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, उस ताज को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े इंडीवर्स होते हैं, और उन्हें चाहिए भी कि जम्मू कश्मीर जो है वो उनके लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। और मुझे लगता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बड़े खुले दिल से इस मैंडेट को मानते हैं, क्योंकि कोशिशें तो कर ली आपने। आपका कोई भी जो है दाव जो है सरकार बनाने में जब नहीं चला, फाइनली आपने लोगों के मैंडेट को सल्यूट करना है। और वो जो मेजॉरिटी की सरकार यहाँ है, जो बड़ी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार को चलना है, बड़े कांटों का ताज उमर अब्दुल्ला ने कल पहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फारूक साहब ने भी यही कहा, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो मरकज की बढ़ गई है, क्योंकि उस पीस इनिशिएटिव को आगे तक ले जाना वो दोनों तरफ से होता है। लोकल सरकारें तो एक ब्रिज का काम करती है टू मेंटेन दैट हेल्दियर एंड बिगर रिलेशनशिप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली, और मुझे लगता है उसका मुजाहरा वो जरूर करेंगे। उम्मीद पूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन उम्मीदों का इलेक्शन था। बीजेपी ने कुछ खोया नहीं है, 25 से 29 पे पहुंचे हैं। ग्रेजुअल ही पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो करती हैं, और 2014 में पहली बार वो 25 सीटें लेके आए थे, और उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुई। जब इलेक्शन हुई तो वो 29 का, और उनका वोट शेयर बढ़ा है। और ये वो मुद्दे हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी रेगुलराइज करती है 60,000 डेली वेजर्स को, जो बाकी लोग हैं जो अब रिटायर होने वाले भी हैं, तो मुझे लगता है उनको उसकी सिंपैथी जरूर मिलेगी। अगर वो स्टेटहुड रिस्टोर करते हैं, उनके 29 MLA जो मेरे पास न्यूज आती है कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जोर से स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है, तो वो स्टेटहुड की तरफ भी हम आएंगे और जरूर इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे और आपसे इनकी बारीकियों को समझेंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ जो पहले की चीजें हैं वो आपसे समझना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरीके की हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में 29 के 29 लीडर ऑन शामिल नहीं हुए, न्यू इलेक्टेड जो MLAs थे वो शामिल नहीं हुए, और जो उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद और सेरेमनी के बाद हमने बीजेपी के बड़े बड़े जो कद्दावर लीडरान हैं उनके बयानबाजी भी सुनी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उन्होंने चेता दिया है कि इस हुकूमत को क्या करना होगा। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि अभी भी स्टेटहुड बहाल नहीं हुआ है, एलजी के पास ज्यादा पावर है और कहीं ना कहीं क्रॉस करके ये गुजर नहीं सकते। और चौथी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो वादे हैं वो यकीनन इतने बड़े बड़े हैं कि शायद 5 साल मेरे एक छोटे से नजरिए के हिसाब से कम पड़ जाए। तो इन तमाम चीजों को देख करके क्या लगता है कि जो ग्राउंड के मुद्दे हैं जैसे बिजली, पानी और इस तरह के मुद्दे आपने गिनवाए, क्या उन्हें
हल कर देने से अवाम संतुष्ट हो जाएगी, या ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसमें कहीं न कहीं अड़चनें आने की संभावना है वो उनको सबसे ज्यादा फोकस देना होगा? तो मैं ओवरऑल इस सिनेरियो में आपसे समझने की कोशिश करूंगा इस हुकूमत के लिए खास तौर पे। काज़मी साहब, देखिए, चैलेंज नंबर 1 ये है जो है अपोजिशन का रोल भी जो है ना, किसी भी असेंबली में, ऐसी असेंबलीज में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और ज्यादा बिगर रोल बन जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 96 में 5 एमएलए उनके असेंबली में थे तब फारूक साहब की सरकार 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी, और वो 5 एमएलए की कोऑर्डिनेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही बड़ी जबरदस्त थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेट करके उसमें बड़े बड़े टालवर्ड्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 82 में जम्मू कश्मीर में भी किया था। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि ये मैंडेट बहुत मुश्किलों से मिला है, बड़े देर लगी इलेक्शंस को होते हुए, ये सब लोग जानते हैं और सारे सियासतदान भी जानते हैं। अगर सरकार को चलने में अड़चने डालते रहेंगे और खुदा न खास्ता सरकार गिर जाती है, तो वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा डेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैडर को होगा, क्योंकि जिसकी सरकार की बुनियाद जो है अच्छी तरह डाली जाए तो वो सरकार आगे चलनी चाहिए और लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है। और अगर बाई चांस हिंड्रेंसेस बढ़ती रहेंगी, देखिए उमर अब्दुल्ला भी 10 सालों में बहुत मैच्योर हुए हैं, वो उमर अब्दुल्ला नहीं है जिस तरह के वो पहले मुख्यमंत्री थे। उनको भी पता है कि अड़चने कहाँ कहाँ हैं, उनके भी अपना एक कोर कमेटी है जिसपे जो हर चीज से अवगत करवाती है उनको कि उनके क्या क्या उनकी जुरिडिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या नहीं आती हैं। देखिए, जहां तक दरबार मूव का ताल्लुक है, असेंबली के पास बिल्कुल कैबिनेट के पास एक तरीकाकार है कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है और रेजोल्यूशन पास करके ऑनरेबल गवर्नर को भेज सकती है कि दरबार मूव होना है कि नहीं होना है। तो अगर वो रेजोल्यूशन पास कर देती है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ दरबार मूव होना चाहिए, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट जम्मू और कश्मीर के बीच में बढ़ता जा रहा है इसको कम करने में और इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में दरबार मूव का चलना, और पेपरलेस दरबार मूव है। अब गाड़ियों पे 200 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है कि गाड़ियों पे आप फाइलें उठा के ले जाएंगे, आज जमाना बदल चुका है। कहने का मुद्दा है उससे भी लोगों को एक राहत आएगी कि हाँ वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है डोगरास और कश्मीरीज में वो घटना शुरू हो गया और नॉर्मल सामान्य जम्मू कश्मीर जिस तरह का था उसकी ग्लोरी वापस वैसे आ रही है। एक बात। दूसरी बात, ये वो इश्यूज हैं जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को सब लोग कहते हैं होने चाहिए, करवाने चाहिए। जहां तक बिजली का ताल्लुक है, 200 यूनिट का 200 नहीं होगा तो थोड़ा सब्सिडाइज हो जाएगा। हम पावर जनरेटिंग स्टेट हैं और हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें जहां से हम रेवेन्यू मुझे नहीं लगता हजारों करोड़ों से ज्यादा और भी ले सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन लोगों को तंग करने के बिना वो हम रेवेन्यू जनरेशन पे ऑन रह सकते हैं। किसी ने नहीं कहा कि शराब के रेट्स हम कम करेंगे, एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। जो चीजें लोगों के हितों में नहीं है तो उस पर आप जैसे भी रेवेन्यू ले रहे हैं वो उसका आंकड़ा भी पिछले 5-6 सालों में बहुत बड़ा है, 300 करोड़ से ऊपर गया है, जो था ही नहीं, शायद 20 करोड़ के करीब था जब नॉर्मल यहाँ हुकूमतें हुआ करती थी। कहने का मुद्दा ये है कि लोग चुनते हैं जिन सरकारों को, जिन नुमाइंदों को किसी एक दावे के साथ चुनते हैं और उन दावों में अगर 100 दावे होते हैं तो 100 में से अगर 20 दावे 30 दावे भी 30% भी वो हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ वो विन विन सिचुएशन होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या गवर्नमेंट के लिए। और उसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह की देखिए कोऑर्डिनेशन करना मस्ट है, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहिए और 29 एमएलए कम नहीं होते हैं। और क्या पता अगली बार किसी परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन हुई है और इसकी परफॉर्मेंस जो है अगली इलेक्शन में उनको रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे लगता है कोऑर्डिनेटेड अगर वो नहीं गए वो सेरेमनी में, दिस डिस्प्लेस immaturity of a political party not attending the swearing in ceremony, which is not good for Bharatiya Janata Party itself. It is not good. महबूबा जी के तो 3 एमएलए थे, वो तो हंसती यही वहां पे। बिल्कुल। जनाब हसन साहब से भी ये समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनसी लीडर और स्पोक्स पर्सन जनाब अब्दुल हमीद मलिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर इस्तकबाल है आपका। हसन साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा और जिस तरीके की बातें हो रही है पहले मैं आपसे जवाब ज़रूर चाहूँगा इस सिलसिले में। अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि अगर बीजेपी ने अड़चनें डाली और रुकावटें पैदा की अवाम के काम के लिए या दूसरी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी खतरा है, उनके कैडर में भी खलबली मचेगी, क्योंकि आगे चल करके उन्हीं को वोट हासिल करना है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी अगर सख्त रवैया अपनाती है तो उसे ही नुकसान है? देखिए, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसने भी पहले कहा, जैसे कि साहब ने भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल फेवर किया इस बार इस हुकूमत को और
प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे से हुकूमत चले, और जो ये जो डिमांड थी लोगों की 10 सालों से कि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हो, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी पार्टी ने बहुत कुछ इस बारे में किया है ताकि यहाँ पे ये गवर्नमेंट बने। लेकिन मसला ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी तरफ से कोई अड़चने नहीं आएंगी। हाँ, अलबत्ता मसला ये है कि जो इनकी अभी प्रायोरिटीज है हुकूमत की, तो उनको जैसे कि उन लोगों ने वादा दिया है अपने लोगों को, अपने ये जो यहाँ के वासी है उनको वादा दिया है, उसी बुनियाद पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी इस साल बोल रहे थे कि बिजली का मसला है, पानी का मसला है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा मसला है। और दूसरी बात ये जो टूरिज्म है इसको फ्लोरिश करना और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये तो एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। बाकी तो हमारी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अड़चने नहीं आएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फुल्ली सपोर्ट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट करेगी। लेकिन अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरह चलेगी और हुकूमत में क्या उतनी एबिलिटीज हैं। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि मैच्योरिटी आई है हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे सीएम साहब है, मैच्योरिटी अमर साहब जो है मैच्योरिटी आई है। लेकिन अब देखना ये है कि वो कहां तक कामयाब हो सकते हैं और कहां तक वो जो अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको कहां तक वो अपने जो ये कर सकते हैं, उनको ये लेकिन गुलाम हसन साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। ठीक है, मैच्योरिटी अच्छी चीज है और आने भी चाहिए। पॉलिटिकल समझ वक्त के और हालात के हिसाब से बदल भी सकती है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, अभी हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला लगातार उन्होंने पीएम मोदी के साथ काम करने की बात कही, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी में बातचीत की। उन्होंने जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कहा कि हमें कोई स्पेशल, हमारे लिए कोई ऐसी चीजें नहीं तैयार करिए जिससे आवाम को नुकसान हो। इवन अगर हम रास्ते में चल रहे हैं सड़कों पे, तो हमारे लिए कोई स्पेशल ट्रैफिक को रोका नहीं जाए। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कदम है जो उन्होंने उठाए हैं। और उसके बाद सेंटर से बात करने की भी बात कही है। तो और कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी चाहिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए और मुकम्मल तौर से यहाँ की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए? देखिए, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक रहे, जो हमारे सीएम साहब है वो ऑप्टिमिस्टिक रहे, चाहे वो जम्मू की बात हो, चाहे श्रीनगर की बात हो। और ये इनको चाहिए कि वो अच्छा सोचे, अच्छा काम करने के बारे में सोचे। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, जहां तक हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, जैसे कि आपने कहा कि हम बिल्कुल ये जो है सेटिस्फाइड हैं कि हमने ये काम किया है और हम यहाँ पे हुकूमत बनी है और हमारी तरफ से सपोर्ट होगा। हाँ, लेकिन आपने ये भी कहा है कि मैनिफेस्टो को साइड में रखिए तब भी बात बनेगी, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है तकरार बढ़ेगा। और अगर मैनिफेस्टो को नेशनल कॉन्फ्रेंस साइड में रखती है और बीजेपी के धरने पे चलती है तो यकीनन बात बनेगी। तो फिर ऐसा कैसे हो पाएगा? मैनिफेस्टो वो है जिसके जरिए उन्होंने अवाम से वोट हासिल किए, तो वो मैनिफेस्टो को साइड में रख नहीं सकते। फिर आप क्या ऐसी सूरत में साथ देंगे? जी देखिए, उन लोगों ने जो इनका मैनिफेस्टो था और लोगों को रागिब करने के लिए उन लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया ताकि लोगों का वोट मिले, ताकि लोगों का मैंडेट मिले उनको। लेकिन मसला ये है कि वो कहां तक वो कामयाब हो सकते हैं। और जो जैसे कि मैंने कभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रेडी है और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिया है इस गवर्नमेंट को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मतलब उसका जो जेस्चर था, बॉडी जेस्चर था, जो उसकी जो पॉजिटिविटी थी उनकी बातों में, तो यही है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अच्छे से चले और हुकूमत को जो भी चाहिए, जो भी सहायता चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको मिलेगी। लेकिन अब देखना यह है कि ये कहां तक कामयाब हो सकते हैं। चलिए, आप मेरे ख्याल से शायद गुलाम हसन साहब, चूंकि आप बहुत सीनियर आदमी हैं तो जाहिर है कि आप खुल के नहीं बोलेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल करता हूं, स्टेटहुड कब वापस कीजिएगा जम्मू कश्मीर का? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा दिया है कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा और इंशाल्लाह रहमान वो अपने वादे पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और वो इंशाल्लाह रहमान वो वादा भी पूरा करेंगे। कब मिलेगा इसके बारे में तो हम बोल नहीं सकते। ठीक है, रेजोल्यूशन अगर पास होता है जम्मू कश्मीर के असेंबली से और रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है स्टेटहुड की बहाली के लिए, तो क्या जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज हैं जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है और अवाम भी चाहती है स्टेटहुड, तो क्या एमएलए सपोर्ट करेंगे?
बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो है स्टेटहुड मिले, हम चाहते हैं कि यहाँ पे खुशहाली हो और बिल्कुल डेफिनेटली एमएलए सपोर्ट करेंगे। और हम जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इसका मतलब ये है कि हम भी उसी के साथ हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, और हम उसी को वोट करेंगे। उसने कहा कि यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा और हम उसी के साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ। चलिए मलिक साहब की तरफ आ जाते हैं। मलिक साहब, बहुत देर से आपसे बात नहीं हुई। सवाल ये है कि बीजेपी जरूर जाहिरी लफ्जों में कह रही है, लेकिन उनके लीडरान जो साफ तौर पे जो चीजें कह रहे हैं वो आपको मैनिफेस्टो को साइड में रखने के लिए कह रहे हैं और उस धरे पे चलने के लिए कह रहे हैं जो आपका आइडियोलॉजी है भी नहीं। तो क्या लगता है कि आप मैनिफेस्टो को साइड में रख करके सेंटर के आइडियोलॉजी पे चलेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो? हम मैनिफेस्टो की बात नहीं करें, हम लोगों की साइड लेंगे। जो लोगों ने कहा है, जो लोगों ने हमसे एतमाद जो उन्होंने दिया है, जिस बात पर एतमाद दिया है, जिन चीज़ों पर एतमाद दिया है, हम उन चीज़ों के लिए लड़ेंगे क्योंकि हम लोगों के दूर नहीं है, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया है। तो जो लोगों की राय होगी उसी पर हम काम करेंगे, चाहे वो 370 हो, 35 हो या स्टेट हो। अब रही बात वादे की, जो ये अभी भाई साहब कह रहे थे, कह रहे थे वादे बीजेपी के बहुत थे। 2014 में इन्होंने कहा था कि केसीसी वे ऑफ किया जाएगा क्योंकि इनको मैनिफेस्टो में था। इन्होंने एमएसपी की बात की, इन्होंने 35 रुपए पेट्रोल की बात की, इन्होंने 15 लाख रुपए कहा था, इन्होंने 25 रुपए डीजल की बात की थी, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार आएंगे, तो वो रोजगार आज तक लोगों को नहीं मिले। तो इसलिए इनके वादे और नियत पर हम भरोसा करने वाले नहीं। हाँ, लेकिन मलिक साहब, बीच में आपको रोक रहा हूँ, वो ऐसी बातें हैं कि शायद वो ठंडे बस्ते में चली गई वो बातें, लेकिन अभी जो जिम्मेदारियां हैं और निगाहें उठी हुई हैं आपके ऊपर, क्योंकि आपने भी रोजगार के वादे किए हैं, आपने भी ढेर सारे ऐसे वादे कर लिए हैं जिसका पूरा होना शायद असंभव नहीं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जरूर नजर आ रहा है। इसका मीनिंग जो आप बताते हो, क्रक्स बताते हो, इसका मतलब ये है कि बीजेपी हमें काम करने नहीं देगी, वो रोडे अटकाएगी। अगर वो डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले लोग हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं, तो लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है बाय वोट, तो उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है और उसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। उन्होंने वोट दिया है कि स्टेट बहाल हो, इनको करना चाहिए। अगर उन्होंने वोट दिया 35 से बहाल हो, इनको करना चाहिए। अगर उन्होंने कहा 370 यहाँ बहाल हो, इनको करना चाहिए। अगर ये डेमोक्रेसी पर और आइडिया ऑफ इंडिया पर यकीन रखने वाले लोग हैं, मगर हमें पता है ये यकीन रखने वाले लोग नहीं है, ये सिर्फ चाहते हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा हो और ये चाहते हैं यहाँ क्यास पैदा हो या परेशानियां पैदा हो या लोग तरक्की ना करें, जो इन्होंने रोक दिए। या ये चाहते हैं कि दरबार को आन ना हो, ये चाहते हैं टोल प्लाजे और लगे, ये चाहते हैं कि टैरिफ 10 गुना और बढ़े, ये चाहते हैं टैक्स। ये वो लोग हैं जिसने कलम और कफन पर, दूध और दही पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। इनसे उम्मीद हिंदुस्तान नहीं रख पाता, तो हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं है। मगर हमें वोट मिला है लड़ाई लड़ने के लिए, हमें वोट मिला है इनके खिलाफ खड़े उठने के लिए, हमें वोट मिला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इन्होंने हमसे लिए उनको वापस लाने के लिए। तो जो इज्जत और वकार इन्होंने हमसे छीना है, तो उस वकार और इज्जत को बहाल करने के लिए ये हमें वोट मिला है। तो उसके लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे उसमें टाइम बहुत लगे, तो वो परेशानी नहीं है। बिल्कुल। गुलाम हुसैन साहब से इसका जवाब भी ले लेंगे कि बीजेपी की कथनी और कड़ी में क्यों फर्क है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। लेकिन उससे पहले काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। माफ कीजिएगा कि चूंकि सवाल के धर्रे जब निकल जाते हैं तो शायद फिर लगता है कि मौका मुनासिबत है कि यहीं पूछ लिया जाए। काज़मी साहब, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। अभी JKPCC सदर जो है सज्जाद लोन ने कहा है कि रेजोल्यूशन पास किया जाए 370 के हवाले से। आपकी नज़र से गुजरी होगी बात, क्या लगता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जो शायद आप इस पर रोशनी डाल पाए हमारे लिए? साहब लोन कैंडिडेट जीते हैं, उनकी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के इतने लीडर नहीं जीते हैं। सजेशन जो है इंजीनियर रशीद ने भी दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, सजेशन देने चाहिए। फाइनल जो चीजें हैं जिस पे काम करना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड उमर लेड सरकार को करना है। और उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने कल का जो एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री की है जिसमें 5 लोगों को बनाया है, पहला छिक्का उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन कार्ड था उसको विराम लगा दिया कि 3 लोग जम्मू प्रोविंस से उन्होंने लिए, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर बेस्ड पार्टी है, और बड़े दिल का मुजाहरा किया और पीर पंचाल और डिप्टी CM जो है जम्मू को दिया ताकि ये लोग फील ना करें।
और ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ये ज्यादा तूल ना पकड़े। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जो सब लोगों ने वेलकम किया, खासकर जम्मू प्रोविंस के लोगों ने तो बहुत वेलकम किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की रोड़े अड़काने की बात है, तो मैं समझता हूं कि एक सिविलाइज सोसाइटी और एक सिविलाइज जमहूरियत का मतलब यही होता है कि अपोजिशन का काम करे और रूलिंग जो है वो रूलिंग। अगर उमर अब्दुल्ला मैच्योर हुए हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, तो मुझे लगता है संभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी को भी चेंज होना है और प्रिंसिपल्स की पॉलिटिक्स करनी है और जो लोगों का मैंडेट है उस पर खरा उतरने की जरूरत है। अगर रेजोल्यूशन दरबार मूव का पास होता है तो वो उतना ही सरप्रिय है लोगों के लिए जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उतने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर स्टेटहुड रिस्टोर होती है तो ये सब 90 के 90 एमएलए 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो उसका फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। लोगों जम्मू कश्मीर की ग्लोरी जो है वो जो खोई हुई ग्लोरी है वो वापस आती है और कोई डिमोट फील नहीं करता कि हम डिमोट हुए थे कभी। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें सब पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि उनकी मरकज में क़यादत है, वो 29 के 29 एमएलए वक़्फ़ लेके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले और इसको इनकैश करें। मैं तो हमेशा इनसे कहता था कि आप पहले ही अगर स्टेटहुड रिस्टोर कर देते तो 29 के 39 एमएलए आप जीत जाते। बिल्कुल काज़मी साहब, इसी से रिलेटेड मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर असेंबली के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी के जरिए सेंटर को ये चीज़ें भेजी जाती है स्टेटहुड की बहाली के लिए और सेंटर उस पर गौर करेगा, तो क्या लगता है कि बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अना की बात नहीं लगेगी कि अगर हमने इनके कहने पे रेजोल्यूशन पास होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगने के बाद अगर हमने इनको दे दिया तो फिर हमारी वाहवाही कहाँ रहेगी? तो पॉलिटिक्स तो बीच में आड़े आ जाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट शायद ना दे। इस बीच में भी मैं आपसे चाहूंगा कुछ। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं और पूरे मुल्क में सब स्टेटों में आपकी सरकारें नहीं हैं। जहां जहां थी वहां भी अब मुझे लगता है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है या कहीं और भी जो इलेक्शन होने जा रही है। कल आपके एक एमपी नहीं था किसी और पॉलिटिकल पार्टी का यूपी से, आज उनके अच्छे खासे एमपीज वहां से आ गए। ये चेंज होता रहता है नैरेटिव, लेकिन जो चीजें मुझे लगता है असेंबली पास करेगी जिसमें 29 के 29 भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस पर सहमति बनाएंगे और कोई भी चीज जब पास होती है तो सहमति से पास होती है और उसको मुझे लगता है कि मरकज को जरूर बड़े दिल का मुजाहरा करने की जरूरत है। और ये लोगों के इंटरेस्ट की चीजें हैं, लोगों के फायदे की चीजें हैं। अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो क्रेडिट ले सकते हैं और अच्छी तरह ले सकते थे अगर वो पहले रिस्टोर कर देते। अब जो प्रोसीजर लेट डाउन है, उसी प्रोसीजर लेट डाउन के तहत जो चीजें उनके पास जाती हैं, मुझे लगता है अच्छी चीजों को ओके करना चाहिए। और वो जो उन्होंने 10 सालों में इन्वेस्ट किया जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके, रोडों के जाल को लेके, पीस को प्रिवेल करने में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन का जो यहाँ माहौल इख्तियार किया, तो मुझे लगता है इन चीजों को आगे लेके जाने की जरूरत है। उसके लिए बड़ा दिल, बड़ा दिमाग और बड़ी सोच चाहिए। उसमें मुझे लगता है इसकी वसादत से बाकी स्टेटों में भी उनको फायदा मिलेगा। जिस तरह से उनको आर्टिकल 370 और 35 हटा के बाकी स्टेटों में फायदा मिला था, जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस को मद्देनजर रखते हुए अगर वो ये सब चीजें करते तो उसका फायदा भी उनको बाकी स्टेटों में हो सकता है। और उसको प्रोपोगेट करने में भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत जबरदस्त कैडर है जो सुबह शाम प्रोपोगेट करता है अच्छे और बुरे नैरेटिव्स को। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें आगे चलना है और आगे बढ़ने के लिए सरकार मजबूती से चलनी चाहिए लोगों के हितों के लिए। बिल्कुल गुलाम हसन साहब, सवाल हमारा वही बरकरार है, कथनी और करनी वाली, जिस तरीके से मलिक साहब कह रहे थे, जवाब चाहेंगे आपसे? देखिए, कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे डेवलपमेंट हो, तभी तो हम काम कर रहे हैं। जो दरबार मुंह के बारे में बोल रहे हैं वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जो राय थी या फिर उसने खुद जो इनका जो काम था उसने अपना काम निभाया है। अब काम करना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, लोगों ने इस भरोसे पे उनको मैंडेट दिया ताकि जो उनकी जो सवालात हैं, जो उनकी क्वायरीज है या फिर ग्रीवेंसेस हैं लोगों के, वो रिजॉल्व हो। तभी तो आज एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है। बाकी जो कथनी और करनी जो है पार्टी की, वो बिल्कुल कथनी जैसी जो कथनी है वही करनी भी है हमारी, और तभी तो ये इलेक्शन हो पाए। वरना
वरना अगर हमारी कथनी और करनी में फर्क होता तो ये सब नहीं होता। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो। जो ये टेररिज्म जो हमने खत्म किया है, या डेवलपमेंट या रोड्स के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, आप खुद देख लीजिए हम चाहते क्या है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो। और दूसरी बात, हम एहतराम करते हैं जो हमारे लोग जो है जम्मू कश्मीर के, हमारे अपने लोग हैं, ये भारत का अंग है। और हम बिल्कुल एहतराम करते हैं उनके मैंडेट को। उन लोगों ने नेशनल, हाँ ये तो जरूरी है, कभी बीजेपी की हुकूमत आती है, कभी कांग्रेस की आती है, कभी, हाँ ये लोगों का नजरिया है। अगर उनको लगेगा कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि बीजेपी को सामने लाएगी, बीजेपी सामने आके हुकूमत कर सकती है। और ये लोगों के ऊपर है। और मेरा जो मानना ये है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर उमर साहब को बिल्कुल फूक के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि के जो सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मसाइल हैं जिनको हल करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि उसको अपना दिमाग, बिल्कुल अपना दिमाग, और जो बाकी जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके वेल विशर्स हैं या फिर एमएलएस हैं, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि जो हमारी जो आवाम है उनको फायदा मिले। और जो जैसे कि अभी इन लोगों ने कहा कि ग्लोरीफाई हो जाए ये जो कश्मीर जो है, वही जो रीत हमारी थी, जो वही अमन था हमारे यहाँ कश्मीर में था, वो फिर से बहाल हो। बिल्कुल गुलाम हुसैन साहब, हम आपके जज्बात, अल्फाज की कदर करते हैं। मैं लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन जब हो रहे थे उस दौरान हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को टेररिस्ट कहते हुए सुना। मतलब बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट से जुड़ा हुआ या कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके देखा जा रहा था, ये भी हमने बीजेपी की जानिब से सुना। अब उम्मीदें उन्हीं लोगों से है, तो क्या ये सिर्फ एक एजेंडा था और अब उस एजेंडे को पसे पुश्त रख करके बीजेपी मुकम्मल तौर से जो है हुकूमत को सपोर्ट करेगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, टेररिज्म के बारे में जो आप कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ देखा है। जैसे पीडीपी में हमने बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग, हाँ लोगों ने कुर्बानियां भी दी हैं। मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी कुर्बानियां दी है तहरीक में। जो तहरीक थी, एक ब्लैक डेज, मैं उनको तहरीक नहीं बोलता हूं, मैं तारीख बोलता हूं। तारीख जो ब्लैक डेज, तो मैं उसको तारीख ही बोलता हूं। और उन दिनों जो बहुत सारे ऐसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बंदे थे जो इन्वॉल्व थे कश्मीर में, तो हम उन चीजों को कोट करके इलेक्शन में बोलते थे। बाकी ठीक तो है, अगर इसी तथ्य को सामने रख करके ये भी मान लिया जाए कि ऐसा ही है, तो एक बड़े से पेड़ के एक छोटे से तने के सूख जाने के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि सूखा हुआ पेड़ है और उसे जला दिया जाए, क्योंकि आपने कहा था कि वाइट टैग लोगों को पकड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर के हालात के लिए। हालांकि आपको मैंडेट नहीं मिला, क्या अब उस वादे पे आप कायम रहेंगे कि ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो कहीं ना कहीं वाइट टैग या कुछ समथिंग इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा बोला था बीजेपी ने, शायद आप लोग हमें करेक्ट कर पाए, तो क्या अब उस चीज पे कायम रहेगी बीजेपी? बिल्कुल, जहां भी बात जो देश के इस हालात के बारे में, देश के जो सुरक्षा के बारे में जो भी बात होगी, तो हम उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। देश की जो सुरक्षा के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, चाहे वो अपना हो या पराया हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो या बीजेपी से हो। बिल्कुल देश के बारे में हम कुछ ना सुनना चाहते हैं और ना कुछ देखना चाहते हैं। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको कानून के दायरे के अंदर उनको ये जो सजाएं दी जाएगी। बिल्कुल नो टॉलरेंस। और जी बिल्कुल। मलिक साहब, क्या लगता है अभी भी बदलाव नहीं आए नियत में? कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी घेरे में जरूर हैं, जरा से भी आपकी लग़ज़िश हुई और हुकूमत बदला या वक्त बदला, हालात बदले, तो आज भी आप लोग उन तमाम चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो आपने किया है या नहीं किया? शायद आप ही बताएं हमें। पहले अगर जो को पैनलिस्ट हमारे हैं बीजेपी से, उनको चाहिए पहले रिसर्च करें फिर बात करें। क्योंकि अगर ये किसी पर तहमत लगा रहे हैं, ऑन एयर लगा रहे हैं, इतनी बड़ी चैनल पर लगा रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे बता दीजिए, मैं सीधे तहमत लगाता हूँ, क्या कांधार छोड़ने फारूक अब्दुल्ला गए थे टेररिस्टों को? क्या फारूक साहब ने पठानकोट ISI वालों को बुलाया था?
क्या बिरयानी खाने जो हाँ, इनविटेशन। लेकिन आपने पाकिस्तान से बातचीत की बात कही है ना मलिक साहब, माफी मेरी तरफ से माफी। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा है ना कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान की जेल में कैद नौजवानों को रिहा करवाएंगे, कहा है कि नहीं कहा? हमने कहा कि जो नेबर हमारे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो जयशंकर जी तो गए, हमने वेलकम किया जयशंकर जी को, वो तो गए, बात करके तो आए। बात किस जगह हुई नहीं हुई या कुछ चीजों पर बात हुई, मगर बात तो स्टार्ट हुई ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये आप थोड़ा क्रेडिट दे दीजिए कि जैसे ही वर्डिक्ट आया जम्मू कश्मीर का, वैसे ही जयशंकर जी पाकिस्तान गए बात करने के लिए। वो वहां गए कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इतनी देर के बाद देरी लगा दी, तो मगर गए तो बात तो कहीं से स्टार्ट की उन्होंने। तो यही माहौल, ऐसे ही माहौल बनता है। तो मैं जयशंकर का बिल्कुल वेलकम करता हूं कि वो वहां गए, बात की, थोड़ा ठंडे माहौल में बात की। फिर बात बनी या नहीं बनी वो अलग बात है। तो जब तक बात चलती रहेगी, तब जब टेबल पर बात होती है तब कोई सोल्यूशन निकलता है। ये एक अच्छी बात है। जो नहीं चाहते थे आज तक पाकिस्तान से बात करना, जो लाला की बात करते थे, जो 10 सर लाने की बात करते थे, आज वो गए ना वहां बात करने के लिए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो वहां बुलाई थी, उस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर जी तो गए। मैं बोल रहा हूँ कि ISI का मॉड्यूल भी बीजेपी में मिलता है, और जो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है पूरे इंडिया के, वो भेजने जो जिन्होंने भेजा वो भी RSS के निकले। तो मुझे ये टैग हमें ना दे। हमें पता है कि हिंदुस्तान के लिए और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20,000 वर्कर यहाँ शहीद हुए। तो ये भी आप समझ लीजिए, ये छोटी बात नहीं है 20,000 वर्कर शहीद होना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त डेमोक्रेसी का साथ दिया है, इस मुल्क का साथ दिया है, इस झंडे को ऊंचा किया है, उस झंडे के लिए खून दिया है। इस अमन में नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का ठीक है मलिक साहब, इसका पहले वाले सवाल का जवाब ले लेंगे पहले कि NC के माहौल बनाने की वजह से पाकिस्तान के दर पे जयशंकर साहब पहुंचे। लेकिन उससे पहले सुहेल काज़मी साहब, चूंकि बहुत कम वक्त के लिए जुड़े थे सर, आप माजूरत के साथ एक और चीज आपसे जानने की कोशिश करेंगे, फिर आपको विदा करेंगे। सवाल मेरा ये है कि अभी हम देख पा रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई कि एक्सेप्ट कर लिया गया है उस एप्लीकेशन को जो कुछ NGOs और कुछ सोशल एक्टिविस्ट के थ्रू स्टेटहुड की बहाली के लिए डाला गया है। अगर इस पे सुनवाई होती है, चूंकि अब एक्सेप्ट हो गया तो सुनवाई होगी, और जिस तरीके से हम CGI का टाइम ओवर देख पा रहे हैं 10 नवंबर है, तो क्या लगता है कि उससे पहले स्टेटहुड की बहाली का मुद्दा हल हो जाएगा और ये थ्रू सुप्रीम कोर्ट होगा? देखिए, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब की क़यादत में ये फैसला आ जाता है तो मुझे लगता है फिर सब किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सरप्रिय होता है और उस पे सब जो है सहमति बना के वो स्टेटहुड वापस आ जाएगी। दैट विल बी ए सोने पे सुहागा वाला काम कि जम्मू कश्मीर की ग्लोरी भी वापस आएगी, और ये कोई पार्टी नहीं बोलेगी कि मैंने लाया, दूसरी पार्टी बोलेगी मैंने लाया, तीसरी लाएगा, तो एक इस पे विराम लग जाएगा। और दैट विल ऐड कलर्स टू दिस, इस जमहूरियत के जश्न में वो ऐड कलर्स करेगा। और मुझे उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे कि जितनी लैंडमार्क जजमेंट्स आ रही हैं, ये जजमेंट भी लैंडमार्क होगी और पूरा हिंदुस्तान इसका वेलकम करेगा। लेकिन जहां तक बात है बाकी चीजों की, नॉमिनेशंस की बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप नॉमिनेशंस जो है वो आप कर सकते हैं। जो रिट पिटीशन आज रविंदर शर्मा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ने लगाई थी, उन्होंने उसको खारिज किया और कहा कि ये नॉमिनेशन LG कर सकते हैं पौंडीचेरी के पैटर्न पे। तो मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़ा फ्लेक्सिबल और बड़े अच्छे जजमेंट दे सकती है इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल, एक चीज बीच में और समझने की कोशिश करूंगा काज़मी साहब आपसे कि ठीक है, इससे पहले इलेक्शन वाला मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट से हल हुआ और अब स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से हल होता हुआ शायद नजर आ रहा है। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या सेंटर और स्टेट के बीच की जो कशमकश है उससे ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए और आला कमान के थ्रू वहीं से ही सीधा का सीधा अदालत उज़्मा से मामले हल करवाए जाएं? बिल्कुल सर, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी होती हैं, अपने जनाधार की बात करती हैं, अपने नंबर्स की बात करती हैं, पावर में आने की बात करती हैं, कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होती है। लेकिन कहीं को पेच फंस जाए और उसमें अगर कोर्ट्स इंटरवीन करती है, खासकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। ट्रिपल तलाक जो थी, आपने देखा कि पूरी 22 मुस्लिम ममालिक में वो नहीं चलता, उसका प्रचलन नहीं था और हिंदुस्तान में उसका था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट ट्रिपल तलाक पे दी और मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के लोगों ने उसको वेलकम किया और मैं समझता हूँ पूरे मुस्लिम समुदाय ने उसका वेलकम किया। तो ये
एक सेंस है जुडिशरी के कि जो भी चीज जुडिशियल एंगल से पब्लिक डोमेन में आती है उसको सब वेलकम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं लोगों के हितों की बात होती है, लोगों के फायदे की बात होती है, भारत के निर्माण की बात होती है, चाहे वो कोई भी बिल हो। बिल्कुल। एक और चीज़ हमें ज़रूर बताइए आप, क्योंकि हम ये चीज़ आपसे ही समझना चाहते हैं। अभी जिस तरीके के मामले चल रहे हैं और सारी चीज़ें हो भी जाती हैं, छोड़ दीजिए वो सारी चीज़ें काबीना में कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिलहाल अवाम के मुद्दे, अवाम के मसाइल हल करने की एक बड़ी तौजीहात शामिल है। अगर आप जो बीच में कह रहे थे बीजेपी के बारे में कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लीन रहना होगा, बहुत ही संजीदगी से जो है अमल कर कदम उठाना पड़ेगा और बहुत मैच्योरिटी का सबूत देना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर उन्होंने नहीं किया तो आने वाला वक्त उनका बुरा हो सकता है, जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूं। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर में इस मरतबा बीजेपी को देखा जाए तो फैक्ट यही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी जरूर हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब हुई है। तो इस बीच में इस चीज को जरूर एलिब्रेट करिए कि अगर बीजेपी के जरिए और बेहतर तरीके से कदम उठाया जाता है जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद के लिए, इससे बिल्कुल बरअक्स के अवाम के मुद्दे को अलग करके जम्मू कश्मीर के लीडरान आपस में भिड़ जाएं और कश्मकश पैदा हो, अवाम के मुद्दे पे अगर फोकस करेगी तो बीजेपी का मुस्तकबिल किस नजर से देख पा रहे हैं और अवाम के मुद्दे को किस नजर से आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका खूबसूरत सवाल है। देखिए, मैंने पहले ही एलेबोरेट किया कि पब्लिक अपने नुमाइंदे चुनती है और नुमाइंदे जो हैं पब्लिक की बात करेंगे। अपनी वोट पावर पॉलिटिक्स को छोड़ के जब तक आपको वक्त मिला है असेंबलीज में रिप्रेजेंट करने का, आप रिप्रेजेंट करें। देखिए, आप राहुल गांधी को पप्पू बोले, चप्पू बोले, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हुआ है और वो सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो है वो जिस भी स्थिति पे आज है वो सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और पॉलिटिकल मैच्योरिटी राहुल गांधी में इतनी है कि आप अंदाजा कीजिए कि पहली जो कल लिस्ट आई है 5 मंत्रियों की जम्मू कश्मीर में, उसमें कांग्रेस का नॉमिनी कोई नहीं है। और मुझे जहां तक मेरी सोर्सेस कहती हैं, उन्होंने कहा है कि हम आउटसाइड आपको सपोर्ट करेंगे। अगर हम इनसाइड आपको सपोर्ट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की रंजिश जो कांग्रेस के साथ है वो कहीं उम्र-लैड सरकार पे रिफ्लेक्ट ना हो। तो ये इससे बड़ा मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ापन क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, जो मुझे कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स ने शेयर की है बात, ये इनर बात है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो नेशनल पार्टी है और तीसरी बार सत्ता में काबिज है, उनको भी रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैंडेट को सलाम है और जम्मू कश्मीर की सेंसिटिव जो चीजें हैं और जम्मू कश्मीर ने बहुत खोया है और उसको में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बहुत इन्वेस्ट किया है, उसको आगे लेके जाने में मैं समझता हूं अपोजिशन का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है देन रूलिंग पार्टी का। अगर रूलिंग पार्टी में कहीं कोताहियां होती हैं तो स्ट्रॉन्गर अपोजिशन है जो उनको खींच सकती है, असेंबली में घेर सकती है। वही सेंस होती है एक हेल्दियर जमहूरियत की, जो हमेशा हर स्टेट में होती है और पूरे भारतवर्ष में प्रिवेल करती है। बिल्कुल। अभी मलिक साहब जो कह रहे थे मैं उसी से रिलेटेड गुलाम हसन साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। क्या लगता है, अगर बातचीत की बात पाकिस्तान से जिस तरीके से एनसी कर रही है और शायद करेगी, तो क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? स्टेटहुड के अलावा जो दीगर मुद्दे हैं उनको हल करने की अगर कोशिश करेगी तो क्या बीजेपी साथ देगी? और उन तमाम चीजों को सामने में रख करके जो बातें अभी काज़मी साहब कह रहे थे, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? देखिए, असेंबली में जो भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन होगी इंशाल्लाह वो स्ट्रांग है। और दूसरी बात, जो हम अपोजिशन में रहेंगे और अपोजिशन हमारी भी स्ट्रांग रहेगी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं लिया है, वो बाहर से सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये शर्म की बात है, कांग्रेस 40 सालों से कश्मीर में लड़ रही है, 40 सालों से, और भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों से कश्मीर में काम कर रही है। और आप देखिए ग्राफ, कांग्रेस का कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी का कहाँ है। और यही कारण, मुझे लगता है यही कारण है कि वो अशेम्ड है कि वो किस मुंह से पार्लियामेंट में इस हुकूमत में आए, वो किस मुंह से, क्योंकि
पास उतनी सीट्स नहीं है कि वो जो अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। और दूसरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उनको निभानी है। दूसरी बात रही कि पाकिस्तान के बारे में देखिए, जो टेररिज्म है, मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस, कि पाकिस्तान जो आज भी आपके कुछ में हुआ है, कुछ में ही शायद कुछ नहीं हुआ ना जी, कुछ में जो मतलब अब जम्मू रीजन में जो कुछ हो रहा है आजकल टेररिज्म को लेके, वो तो पूरा जो रिस्पॉन्स कहाँ से हो रहा है, वो पाकिस्तान से हो रहा है। जब तक ये दहशत